हरियाणा चुनावों के नतीजों के बाद देश भर से रुझान आने लगे हैं। महाराष्ट्र से बयान आ रहे हैं, दिल्ली से बयान आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश से आई है एक लिस्ट। 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर अखिलेश यादव ने पहली चाल चल दी है और 6 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तो इन उम्मीदवारों में कौन लोग हैं, इन उम्मीदवारों के जरिए कांग्रेस को कैसे झटका दिया है अखिलेश यादव ने और कैसे अपने पीडीए के फॉर्मूले को आगे बढ़ाया है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। बात करने के लिए होंगे हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी कबूल जी। कबूल जी, 6 नाम सामने आ गए हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। अखिलेश यादव जरा भी देरी करने के मूड में नहीं है। जो देरी कांग्रेस ने हरियाणा में की, एकदम अंतिम दिन लिस्ट जारी करके अखिलेश वो गलती नहीं करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने अपने पीडीए फॉर्मूले के तहत 6 नाम घोषित कर दिए हैं। पहले हम नाम बता देते हैं। करहल से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे, जिनका लंबे समय से टिकट वेटिंग में चल रहा था। चर्चा थी कि लोकसभा लड़ेंगे, आजमगढ़ से, कन्नौज से, कहीं काम नहीं बना और अब उनको विधानसभा जो करहल सीट जो अखिलेश यादव ने खाली की थी वो मिल गई है। सीसामऊ से नसीम सोलंकी को टिकट दिया गया है। इरफान सोलंकी की पत्नी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद जो कि अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है। कटहरी से शोभावती वर्मा है और मंझवा से ज्योति बिंद। ये 6 नाम अखिलेश यादव ने आज जारी कर दिए हैं। अब आपको समझते समझाते हैं कि भाई आखिर ये जल्दी जारी करने के पीछे क्या मकसद है, कांग्रेस को कैसे झटका दिया गया है और इन नामों के पीछे क्या गुणा गणित है। देखिए, इसमें शुरुआत कर देते हैं भाई साहब करहल से ही, क्योंकि करहल अगर चुनाव के लिहाज से देखेंगे तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिहाज से यहाँ उनको एज दिखता है, क्योंकि भाई उनकी पारंपरिक सीट है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, तमाम लोग यहाँ से लगातार जीतते रहे हैं और अब तेज प्रताप यादव का नंबर लगा है। निश्चित तौर पे आप देखें कि जो आपने बात की कि समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली चाल चल दी है, तो ऐसे में जब आप बात कर रहे हैं करहल की जी, तो इत्तेफाक देखिए कि हरियाणा में लालू यादव के एक दामाद जो है चुनाव हार जाते हैं, चिरंजीव राव। हाँ, जी, हार जाते नहीं, हैं, बहुत बुरी तरीके से हाँ, हारे हैं, जबकि पूरा जोर लगाया गया। लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, सबने उनके लिए अपील की, प्रचार करने लोग आए। वो अपने आप को डिप्टी सीएम कह रहे थे कि अगर सरकार आएगी तो हम डिप्टी सीएम बनेंगे। बिल्कुल, और यहाँ भी उनके पीछे लंबी राजनीतिक विरासत है। उनकी जो पिताजी है कैप्टन अजय यादव, वो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, सब ओबीसी के अभी अध्यक्ष हैं जी हैं। तो वो उधर चुनाव हार जाते हैं, तो इधर दूसरी तरफ जो है जो अखिलेश यादव के भतीजे और लालू यादव के दामाद एक और दामाद जी का नंबर लग गया है। हाँ, लग गया है। अब वो करहल से उतरे हैं और खास तौर से निश्चित तौर पे ये सीट समाजवादी की पार्टी की परंपरागत सीट रही है। इस समाजवादी पार्टी यहाँ पे समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव से पहले जो है यहाँ समाजवादी पार्टी लगातार जीत रही है। अगर हम इसको देखें पिछले 1990 से लेकर अब तक, तो समाजवादी पार्टी जो है एक बार यहाँ हारी है और भारतीय जनता पार्टी 2002 में एक बार जीती थी, लेकिन वो विधायक जो जीते थे उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो इस तरह समाजवादी पार्टी सेफ है। और तेज प्रताप को लेकर बात हो रही थी, मैनपुरी से कभी वो मुलायम सिंह यादव की विरासत संभाले थे, आज वो अखिलेश यादव की सियासी विरासत के तौर पे वहां से चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पे वो मुझे लगता है कि सेफ सीट है सपा के लिए। बिल्कुल। सीसामऊ की बात करें तो वहां से जो कयास लगाए जा रहे थे वही नाम सामने भी आया है। नसीम सोलंकी, इरफान सोलंकी की पत्नी है। लंबे समय से उनका नाम चल भी रहा था कि परिवार में से किसी को दिया जाएगा। चर्चा थी भी कि उनकी पत्नी को टिकट मिलेगा और ये अब मुहर लग भी गई है, फाइनल लिस्ट आ गई है। लिस्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर लिखा भी हुआ है कि होगा पीडीए के नाम, एकजुट मतदान। तो पीडीए पे खास जोर है और इस लिस्ट में भी उसका असर नजर आ रहा है। निश्चित तौर पे आपने जो बात कही पीडीए की, तो आप देखें जो लिस्ट है 6 उम्मीदवारों की, तो उसमें 2 मुस्लिम हैं। एक तो श्रीमती नसीम सोलंकी हैं जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है, और दूसरा नाम मुस्तफा सिद्दीकी का है फूलपुर से। ये वो सीट है जहां माना जा रहा था कि किसी न किसी जो है खास तौर से मौर्य बिरादरी कैंडिडेट को उतारा जा सकता है, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने पूर्व विधायक 2012 में यहां से वो विधायक रहे हैं और इस बार फिर उन पे दांव खेला है। तो एक बार से वो मुस्लिम, इस बार वो बहुत मामूली वोटों से चुनाव हार गए थे, तो मुझे लगता है कि वहां पे नजरअंदाज नहीं किया, तो 2 मुस्लिम उतारा है। आप देखिए तो इसमें 2 ओबीसी हैं, तेज प्रताप यादव जो यादव समुदाय से आते हैं और दूसरा नाम जो है शोभावती वर्मा जो लालजी वर्मा की पत्नी है, जो खासतौर से कटहरी से पहले विधायक थे, अभी समाजवादी पार्टी से फूलपुर वहां से अंबेडकर नगर से सांसद है। तो इन्होंने तीसरा जो है इसमें एक जो है दलित कार्ड के तौर पे है,
अगर दलित कार्ड के तो अजीत प्रसाद जो मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद जो वहाँ फैजाबाद से, मिल्कीपुर तो एकदम वो सीट हो रखी है जो एकदम प्रतिष्ठा का प्रश्न हो रखी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, खास तौर पर जब से अयोध्या फैजाबाद लोकसभा बीजेपी हारी है और हराने वाले थे अवधेश प्रसाद, उनकी सीट एक खाली हुई है मिल्कीपुर, जहां से उनके बेटे अजीत प्रसाद को उतारा गया है मैदान में। और लगातार खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट पर अच्छा खासा एक्टिव है, लगातार दौरे कर रहे हैं। आप देखिए ये सीट जब से लोकसभा चुनाव हुआ है उसके बाद से नजर है, खासतौर से जो है फैजाबाद में एक दलित बिन ओबीसी लड़की का जो है वो बलात्कार का मामला रहा हो, कैसे बीजेपी उस पर आक्रामक रही है। अभी पिछले दिनों अजीत प्रसाद को लेके मुकदमे लिख दिया गया है और उस पर भी जो है बीजेपी बहुत एग्रेसिव रही है, तो समाजवादी पार्टी भी वहां पे बहुत एक्टिव मोड में, कोई डिफेंसिव मोड में सपा नहीं रही है। चाहे वो उनके खासतौर से जो समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष रहे उनके मामला रहा हो या फिर अजीत प्रसाद को, दोनों में समाजवादी पार्टी मुख्य मोर्चे पे खड़ी नजर आई है। तो मुझे लगता है दलित कार्ड के तौर पे अजीत प्रसाद को उतारा है। इसमें एक अति पिछड़ा कार्ड है खासतौर से जिसका नाम डॉक्टर ज्योति बिंद ये रमेश बिंद जो कि 5 बार से मंझवा के विधायक रहे हैं, उनकी बेटी हैं और ये ऐन टाइम पे पिछली बार ये जो है भदोही से सांसद थे और इस बार जो है लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया तो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और भदोही से चुनाव लड़े थे, वो लेकिन जीत नहीं पाए। लेकिन वो अपने गढ़ में मंझुआ में अपनी सियासी विरासत कहीं ना कहीं अपनी बेटी को जो मल्लाह समुदाय चाहते हैं। अब इसमें देखिए कि एक तो समीकरण हो गया, दूसरा तो आपने बता दिया जातिगत समीकरण कि भाई 2 मुस्लिम हैं और 4 आप मान लीजिए पीडीए परिवार के तहत आप 3 जो है 2 ओबीसी, एक अति पिछड़ा और एक जो है दलित कार्ड, ये हो गया। एक चीज और जो ध्यान देने वाली है वो जो पीडीए परिवार बोला जाता है तो इसमें परिवार का भी अच्छा खासा दखल दिख रहा है। निश्चित तौर पे अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव परिवार के आप देख लीजिए, अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद के बेटे 6 में से 5 नाम जी, नसीम सोलंकी इरफान सोलंकी की पत्नी है, ज्योति बिंद आपने बता दिया रमेश बिंद की बेटी हैं, शोभावती आपने बता दिया लालजी वर्मा की पत्नी है। तो परिवार का भी अच्छा खासा बोलबाला दिख रहा है इसमें। वजह यह है कि अखिलेश यादव पहले तो मुझे लगता है 2022 के चुनाव से तक वो परिवारवाद से थोड़ा सा उनको लगता था वो किनारा करते थे, लेकिन 2022 में उनको लगा कि नहीं ये दांव नहीं, इसीलिए 2024 में उन्होंने खुलकर खेला। जो नेताओं के बेटे थे बेटियां थी अपने परिवार से, यादवों में उन्होंने जो भी चुनाव लड़ाया सिर्फ अपने परिवार से लड़ाया, वो ये नहीं देखे कि परिवारवाद के आरोप से हमें घिरेगी, जबकि बीजेपी इसको मुद्दा बनाती रही। इसीलिए जब खास तौर से उपचुनाव हो रहा ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो उन्होंने उस सीटों पर दांव खेला, परिवारवाद पर इसलिए दांव खेला क्योंकि उनको पता है कि उस जगह पे कोई राजनीतिक रिस्क लेने के मूड में नहीं है। एक चीज आप कहना चाह रहे हैं कि जिताओ कैंडिडेट देखा है, इस तरह खबर आ रहा है कि आप परिवारवाद के आरोप आप देखिए जैसे कटहरी है जी, कटहरी में आप लालजी वर्मा को इग्नोर करके किसको चुनाव लड़ाते? ठीक बात, आपके पास वो नहीं। दूसरा है आप मिल्कीपुर है, अवधेश प्रसाद से बड़ा नेता तुम्हारे आपके पास कौन है? मंझुआ सीट समाजवादी पार्टी पूरी जिंदगी नहीं जीती, जब से समाजवादी पार्टी की बुनियाद हुई है मंझुआ सीट आज तक सपा नहीं जीती। तो सपा को वहां लगा कि रमेश बिंद जो बसपा से 5 बार विधायक रहे, तो क्यों ना उनकी ही बेटी को चुनाव लड़ा जाए, तो इसीलिए वहां पे कई लोग टिकट मांग रहे थे लेकिन उतारा। इसके अलावा जो है आप तेज प्रताप करहाल जो उनकी परंपरागत सीट है, यहाँ पे वो किसी और को ला के चुनाव लड़ाने का जोखिम नहीं ले सकते थे, तो इसलिए करहाल में वो तेज प्रताप जिसको खास तौर से आप इसी बात को देखिए फिर बीजेपी मुद्दा बनाएगी, क्या समाजवादी पार्टी के पास कोई और यादव बिरादरी का आदमी नहीं था, करहल तो सेफ सीट थी, आपने किसी और को टिकट क्यों नहीं दे दिया? इस तरह की बीजेपी निश्चित तौर सवाल खड़े करेगी। इसी तरह की जो अन्य परिवार के लोगों को टिकट दिया गया वहां भी यही बात कही जाएगी, बीजेपी इसको मुद्दा तो बनाएगी स्वाभाविक। देखिए बीजेपी, लेकिन मैंने देखा कि लोकसभा चुनाव से अब सपा इसको लेके बहुत ज्यादा वो, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो फेवर में गया है और सपा को लग रहा है कि हम इससे जितना ही किनारा करेंगे वो हमारे लिए जोखिम होगा, तो इसलिए जिसको मर्जी हो खूब खुलकर खेलो। अब वो चाहते हैं कि वो मनाएंगे, तो उसके अपोजिशन में काउंटर प्लान में वो कहते हैं कि आप उनको देख लिए लिस्ट, वो भले ही नाम नहीं लेते लेकिन कहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जान रहे हैं कि अगर हमने इन नेताओं को, इनके बेटे बेटियां पत्नी को नजरअंदाज करके किसी नया एक्सपेरिमेंट किया तो कहीं ऐसा ना हो कि जो वहां पे सेफ सीट है या जीत का फार्मूला है वो कहीं गड़बड़ा ना जाए। उनकी नाराजगी नहीं जोखिम लेना चाहते। आप कटहरी में लालजी वर्मा को नाराज करके किसके और दांव खेलेंगे, क्योंकि वो सीट इनकी रही नहीं है, वो बसपा की परंपरागत रही है, हालांकि वो लालजी वर्मा बसपा के नेता रहे हैं, तो इस तरह की भी चीजें रही। दूसरी तरफ जो है आप देखिए अजीत प्रसाद, मैंने कहा ना अजीत प्रसाद जो खास तौर से उनके बेटे हैं, लंबे समय से उनकी बात हो रही थी। तीसरी चीज जो है इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो खास तौर से जो मुस्लिम में भी उतारा है, तो 2 मुस्लिमों में एक इन्होंने
ओबीसी मुस्लिम से उतारा है जी। और एक अपर क्लास मुस्लिम से उतारा है। अब इसमें नसीम सोलंकी जो कि मुसलमानों में आते हैं, दुनिया कौम से माने जाते हैं, तो वो हैं तेली। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा सिद्दीकी, ये थोड़ा सा अपर क्लास से हैं, शेख समुदाय से हैं, मगर फूलपुर में इनका अपना राजनीतिक जो है दबदबा है जी, इसमें कोई शक नहीं। एक और चर्चा का विषय, चर्चा का बिंदु है जिस पर मुझे लगता है चर्चा हमें करनी ही चाहिए। कल आया है हरियाणा का रिजल्ट, बेशक, जिसमें कांग्रेस को बिल्कुल आप मानिए कि तमाम जानकार एग्जिट पोल कह रहे थे कांग्रेस जीतेगी, मगर कांग्रेस गई हार, बीजेपी ने तगड़ी वापसी की और बीजेपी ने चुनाव जीता। आप कांग्रेस का परफॉर्मेंस अगर जम्मू कश्मीर में भी देखेंगे तो वहां भी कोई खास नहीं रहा, मात्र 6 विधायक उसके जीत पाए और उसमें भी जम्मू रीजन में सिर्फ 1 और 5 जो है कश्मीर रीजन में जीते, तो वहां भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। उसके बाद आप देखिए संजय सिंह का बयान आ रहा है, राघव चड्ढा का ट्वीट आ रहा है, आप संजय राउत का महाराष्ट्र से बयान आ रहा है, तो सब कांग्रेस के अगेंस्ट कहीं ना कहीं आ रहा है। देखिए सबका साथ नहीं लिया, इंडिया गठबंधन के तहत नहीं लड़े, तो आप देखिए कहीं ना कहीं दबाव बनने लगा है और उसका असर उत्तर प्रदेश में जो लिस्ट आई है उस पर भी दिख रहा है। इसमें 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस दावेदारी कर रही थी कि हमको टिकट चाहिए, मगर अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी है उन 2 सीटों पर। मझवा सीट हो गई और फूलपुर तो एकदम वो मान के चल रहे थे कि भाई हमारा परिवार का नाता रहा है इस सीट से और हाँ ये टिकट हमको ही चाहिए, सीट हमको ही चाहिए, मगर अखिलेश यादव समझौता के मूड में कम से कम इस लिस्ट के अनुसार तो नहीं दिख रहे हैं और उन्होंने बिना देरी किए ये दांव चल दिया है। निश्चित तौर पर देखिए, खासतौर से जो चुनाव होते हैं, जिस तरह की हरियाणा की बाजी थी, जिस तरह का माहौल दिख रहा था, उसमें लग रहा था कांग्रेस ही जीत लेगी। कांग्रेस इस चुनाव को जीतने की स्थिति में थी और ये कांग्रेस की हाथ से जीती हुई बाजी निकली है। तो निश्चित तौर पे जब जीती हुई बाजी निकली है तो सवाल तो खड़े होंगे। खास तौर से आप देखेंगे राहुल गांधी चाहते थे कि इंडिया गठबंधन के साथ हरियाणा में उतरा जाए, लेकिन हरियाणा की जो कांग्रेस लॉबी है वो एग्री इस पे नहीं हुई। आम आदमी पार्टी आखिरी दम तक इंतजार करती रही, लेकिन आपने उसके साथ अलायंस नहीं किया। समाजवादी पार्टी 2 सीटें मांग रही थी हरियाणा में, आपने नहीं दिया। तो निश्चित तौर पे जब आप इंडिया गठबंधन के साथ नहीं उतरेंगे, देखिए समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग या उसके जो समर्थक हैं वो क्या कह रहे हैं कि भाई अहिरवाल में इतनी खराब परफॉर्मेंस अगर आपकी ना होती, अगर अखिलेश यादव ने वहां प्रचार किया होता, निश्चित तौर पे उनको वहां पर टिकट दी होती। अब ये दावा है, सही कितना होता वो अलग। मैं ये बात बार बार कह रहा हूं कि जो ओवर कॉन्फिडेंस आपको मध्य प्रदेश में नुकसान हुआ है, वही ओवर कॉन्फिडेंस आपने अपने छत्रप के चक्कर में हरियाणा में भी कर बैठे। और दूसरी बात है कि जब आप इंडिया गठबंधन के साथ होते हैं, देखिए कांग्रेस का जो जीत का पैटर्न है लोकसभा चुनाव में, देखिए जब वो इंडिया गठबंधन के साथ उतरती है तो उसका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। और कांग्रेस जिस इलाकों में या जिन राज्यों में बेहतर की थी, चाहे वो महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या जम्मू कश्मीर, तो यहाँ अलायंस का जो है बहुत अच्छा है। लेकिन जब वो जहां पे उसकी सीधी बीजेपी से लड़ाई है, जहां खुद लड़ती है, तो वहां कभी ना कोई कोशिश करती है कोई रीजनल पार्टियां स्पेस ना बना पाए। इसीलिए आप मध्य प्रदेश में जो है सपा को सीटें नहीं देते हैं। फिर हरियाणा में चुनाव होता है तो हरियाणा में आप आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी वहां पे अपने लिए सीट शेयरिंग मांगती है तो उनको आप नहीं देते हैं और ये इग्नोर कर देते हैं। और उसका खामियाजा क्या होता है कि आप जो है तमाम राज्यों में, खासतौर से अगर यादव, निश्चित तौर पर जो यादव जाट लैंड में है, वहाँ यादवों का एक मुश्त वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। इसीलिए आप अहिरवाल बेल्ट में, आप रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में आप क्लीन स्वीप हो जाते हैं, वहां पे आप नहीं जीत पाते यादवों का। आपने देखा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में यादव समुदाय ने एक तरफा होके बीजेपी के पक्ष में वोट दे रहा है। तो ये बात देख रहे हैं तो आपको उस वोट में सेंधमारी के लिए किसी न किसी को स्पेस तो देना पड़ेगा। मगर इनको लगता है कांग्रेस को कि आज अगर स्पेस दे दिया तो कल ये हमारे लिए खतरनाक बन जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज जो समाजवादी पार्टी जिस जमीन पे खड़ी है वो जमीन कभी कांग्रेस को, जो आप बात बोल रहे हैं वही बात लग रहा है अखिलेश यादव को समझ में आ गई है। हाँ, निश्चित तौर पे इसीलिए उन्होंने खास तौर से बिना इंतजार किए जो कांग्रेस डिमांड कर रही थी मंझुआ और फूलपुर सीट पे 5 सीटों को डिमांड की थी। तो ज्यादा जोर था मुझे लगता है। 5 सीटों पे उनके जो जोर थी, तो एक मंझुआ की जोर थी और एक फूलपुर। उनका था कि मंझुआ में कांग्रेस जीती है, पहले कांग्रेस वहां चुनाव लड़ती रही, मजबूती से लड़ती रही और सपा से अच्छा करती रही है, तो हमें दिया जाए। फूलपुर हमारी राजनीतिक विरासत में रही है, वहां से नेहरू परिवार की वो परंपरागत सीट रही है, तो ऐसे में फूलपुर हमें दिया जाए। और सपा का ऑलरेडी वहां विधायक भी नहीं है, तो हमें आसानी से मिल सकती है, बीजेपी की सिटिंग सीट खाली हुई है। तो ये फार्मूले के तहत वो 5 सीटें जो मांग रहे थे उसमें से 2 सीटें थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की परवाह किए बिना आज उन्होंने जारी कर दिया। और सीधा तौर पे जो आपने कहा कि ये हरियाणा चुनाव के नतीजों का इफेक्ट है, तो निश्चित तौर पे ये पूरा उसका इफेक्ट है, असर दिख रहा है। और आज कांग्रेस जो है जो है वो बैकफुट पे है, अब समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पे उतर कर खेलने लगी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर
हरियाणा चुनाव खत्म हो चुका है, अब नजर होगी महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी की ये जो 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और उसको लेकर अखिलेश यादव ने अपना पहला दांव चल दिया है बिना देरी किए। अब इसका क्या असर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो तो जाहिर सी बात है जब चुनाव होंगे और चुनाव बाद नतीजे आएंगे। लेकिन सौरभ भाई इसके साथ एक बात और करनी चाहिए, जी। मुझे लगता है जाए 2-4 मिनट की, कि आखिर समाजवादी पार्टी ने 10 के बजाय 6 सीटों पे क्यों उम्मीदवार जारी किए? जी, 4 सीटों पे आखिर क्या वजह रही कि जिसकी वजह से जारी नहीं किया? ये अखिलेश यादव की ये बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है कि एक साथ 10 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करना नहीं चाहिए। लोग ये समझ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि 4 सीटें इसलिए छोड़ दी है कांग्रेस के लिए स्पेस रखा हो, ये कांग्रेस के लिए स्पेस नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। क्योंकि समाजवादी आगे जो जिन 4 सीटों पे घोषणा होनी है वो 4 की चारों सीटें जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश की हैं, जिसमें एक मुरादाबाद की कुंदरकी सीट है, दूसरा जो है ये अलीगढ़ की खैर सीट है, तीसरा मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट है और चौथी जो गाजियाबाद की। इन 4 सीटों में से 2 सीटें ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम कैंडिडेट सपा से दावेदार हैं। चाहे वो कुंदरकी से हाजी रिजवान का चुनाव लड़ना काफी तय माना जा रहा, इसी तरह से मीरापुर में कादिर राणा का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। अब बात यह है कि समाजवादी पार्टी अगर आज 6 लोगों के साथ जो है 8 लोगों की लिस्ट या 10 लोगों की जारी करती और उसमें 4 मुस्लिम होते तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी पे सवाल उठते। यही वजह है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि बीजेपी इन मुद्दों को लेकर कोई नैरेटिव बनाए, अभी फिलहाल कोई एजेंडा सेटिंग करे। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी ने 10 के बजाय 6 घोषित किया ताकि पीडीए का फार्मूला बना रहे। ऐसा ना हो कि पीडीए के फार्मूले में एक पल्ला इस बार उपचुनाव में कहीं भारी न पड़ जाए। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी ने क्योंकि अखिलेश यादव को यह पता है कि मुस्लिम परस्त की जो छवि है वो समाजवादी पार्टी के लिए काफी हानिकारक साबित होती रही है, इसीलिए वो स्ट्रेटजी के साथ अभी 6 जारी किया है, बाद में 2। इसमें उन्होंने एक तरह से 2 विकल्प खोल रखे हैं। कांग्रेस के लिए भी गाजियाबाद और खैर सीट है कि आप लड़ना चाहें तो यहां से लड़ें, यही सीट में से 2 में से 1 सीट दी जा सकती है, बाकी और सीटें नहीं। आप कह रहे हैं कि 10 में 1 सीट देने को तैयार है खाली? मेरे हिसाब से गाजियाबाद सीट ही है जो उनके हिस्से में जा सकती है, और खैर सीट पे भी समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट तलाश लिया। हालांकि खैर सीट पे कांग्रेस ने भी एक बड़े मजबूत नेता को अपने साथ मिलाया है जो पहले बसपा से वहां चुनाव लड़ चुकी हैं, बसपा के हैं वो। हालांकि उनके पति जाट समुदाय से आते हैं, वो उनकी पत्नी एससी समुदाय से हैं। वो अभी अलका लामा ने 4 दिन पहले उनको शामिल कराया है और ये साफ है कि कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ेगी। लेकिन बसपा वहां पे सपा ने भी बसपा के एक पूर्व नेता को अपने साथ शामिल करके वहां भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी है। बिल्कुल, दावेदारी चल रही है और उस बीच सीट आ गई हैं, 6 सीटों पर लिस्ट समाजवादी पार्टी की आ गई है। आपका इस पूरी लिस्ट पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी ऐसी तमाम जानकारियों के लिए, राजनीतिक अपडेट्स के लिए यूपी से जुड़े आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।